एयर ट्रांसिट एयरलाइंस की फ्लाइट 236 टोरंटो से लिस्बन जा रही थी। आधी रात का समय था और विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर 39,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। पायलट्स रोज ऐसी स्थिति का सामना करते हैं और इसमें कुछ भी असामान्य नहीं था, लेकिन विमान में कुछ ऐसा था जो कुछ ही पलों में पूरी स्थिति को बदलने वाला था। यहां मैं आपको बताता चलूं कि अटलांटिक महासागर के ऊपर 39,000 फीट की ऊंचाई से धरती दूर दूर तक नहीं दिखती। वहां अचानक कैप्टन को एहसास हुआ कि विमान का ईंधन खत्म होने वाला है। यह दोनों पायलट्स के लिए बेहद डरावनी स्थिति थी, क्योंकि अटलांटिक महासागर के ऊपर ईंधन खत्म होना एक ही बात का संकेत था, और वह था मौत। वेलकम बैक एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दर्शकों, यह घटना 23 अगस्त 2001 को हुई थी। एयर ट्रांसिट एयरलाइंस का एयरबस A330 टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पर लिस्बन जाने के लिए तैयार किया जा रहा था। यह 7 घंटे की बिना रुके उड़ान होनी थी और इसके लिए विमान में 48 मीट्रिक टन ईंधन भरा गया था। तैयारी के बाद बोर्डिंग प्रक्रिया शुरू की गई। उस समय रात के 9 बज रहे थे। फ्लाइट 236 में कुल 293 यात्री और 13 क्रू मेंबर थे, जिसमें 2 पायलट भी शामिल थे। फ्लाइट के कैप्टन 48 वर्षीय रॉबर्ट पिचे थे, जिनके पास 16,000 घंटे की उड़ान का अनुभव था। फर्स्ट ऑफिसर 28 वर्षीय डर्क देजागर थे, जिनके पास भी 5,000 घंटे का अनुभव था, जिसमें 400 घंटे एयरबस A330 उड़ाने का अनुभव शामिल था। अगर विमान की बात करें तो वह उस समय का अत्याधुनिक एयरबस A330 मॉडल था, जो केवल 2 साल पुराना था। कुल मिलाकर न तो पायलट्स के अनुभव में कोई कमी थी और न ही विमान में कोई खामी थी। सभी उड़ान जांच पूरी करने के बाद पायलट्स ने फ्लाइट 236 को रनवे पर टैक्सी किया और ATC की अनुमति से विमान को टेक ऑफ किया। टेक ऑफ के बाद पायलट्स ने विमान को अटलांटिक महासागर के ऊपर लिस्बन की ओर मोड़ा। कुछ ही मिनटों में विमान 39,000 फीट की क्रूजिंग ऊंचाई पर पहुंच गया। आमतौर पर ऐसी लंबी उड़ानों में पायलट्स के पास कम सक्रिय काम होता है, क्योंकि ऑटो पायलट सिस्टम ज्यादातर कार्य संभाल लेता है। पायलट्स मुख्यतः स्थिति की निगरानी करते हैं और अपने स्थान और स्थिति के बारे में कंट्रोल टावर को अपडेट रखते हैं। फ्लाइट 236 के टेक ऑफ के 4 घंटे बीत चुके थे और सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था। देर रात होने की वजह से केबिन में ज्यादातर यात्री सो रहे थे। विमान अटलांटिक महासागर के बिल्कुल केंद्र में पहुंच चुका था और इसी समय विमान में एक समस्या उत्पन्न हुई। कनाडा के समय अनुसार रात के 1 बजे पायलट ने इंजन नंबर 2 यानी विमान के दाहिने इंजन में असामान्य रीडिंग देखी। इंजन में उच्च ऑयल प्रेशर दिखा रहा था, जिसका मतलब था कि ऑयल की मात्रा कम थी और ऑयल का तापमान भी कम था। पायलट्स अपने करियर में पहली बार इस प्रकार की त्रुटि देख रहे थे। उन्होंने तुरंत फ्लाइट मैनुअल खोला और इस असामान्य त्रुटि के बारे में अधिक समझने की कोशिश की। सामान्यतः जब विमान संचालन में होता है तो समय के साथ ऑयल का तापमान बढ़ता है, लेकिन इस मामले में तापमान कम दिखा रहा था, जो बिल्कुल सामान्य नहीं था। उन्हें फ्लाइट मैनुअल में इस त्रुटि के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। पायलट्स ने एयर ट्रांसिट की मेंटेनेंस यूनिट से संपर्क किया और उन्हें इस त्रुटि के बारे में जानकारी दी। दुर्भाग्यवश मेंटेनेंस यूनिट भी इस त्रुटि से अनजान था। उन्होंने पायलट्स को त्रुटि पर निगरानी रखने की सलाह दी और कहा कि वे थोड़ी देर बाद फिर से संपर्क करेंगे। हालांकि विमान के दाहिने इंजन में ऑयल की गलत रीडिंग दिखाई दे रही थी, लेकिन फ्लाइट में कोई समस्या नहीं थी। पायलट्स ने यह सोचकर राहत की सांस ली कि शायद कोई सेंसर खराब होने के कारण गलत रीडिंग दे रहा हो। लेकिन आधे घंटे बाद एक और चेतावनी संदेश कप्तान के सामने प्रदर्शित हुआ। यह संदेश ऑयल से संबंधित नहीं था, बल्कि ईंधन से संबंधित था। व्यावसायिक विमानन में
ईंधन को उनके पंखों में बराबर मात्रा में वितरित किया जाता है और यह देखा गया कि फ्लाइट 236 के दोनों पंखों में समान मात्रा में ईंधन नहीं था। दाएं विंग में ईंधन की मात्रा बाएं विंग से कम थी। अब यह समस्या सामान्य रूप से इतनी गंभीर नहीं मानी जाती क्योंकि इसे उड़ान के दौरान ही ठीक किया जा सकता था। कप्तान ने इस समस्या को ठीक करने के लिए क्रॉस फीड वाल्व खोला, जिससे बाएं विंग से दाएं विंग में ईंधन जाने लगा। कुछ ही मिनटों में दोनों विंग्स में ईंधन की मात्रा फिर से बराबर हो गई, लेकिन 10 मिनट के बाद कप्तान को लो फ्यूल की चेतावनी मिलने लगी। यह वो समस्या थी जिसका सामना कोई पायलट नहीं करना चाहता, खासकर तब जब विमान यात्रियों से भरा हो। पायलट ने देखा कि दाएं विंग में ईंधन फिर से कम हो गया है और अब दोनों विंग्स के ईंधन को मिलाकर भी लिस्बन तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं था। अब मामला गंभीर हो चुका था। अटलांटिक महासागर के बीच में विमान को डाइवर्ट करने के लिए बहुत ही सीमित विकल्प बचे थे। असल में उनके पास केवल एक विकल्प था और वह था अज़ोरेस द्वीप। ये द्वीप अटलांटिक महासागर में पुर्तगाली क्षेत्र का हिस्सा है, जहां एक द्वीप पर तरसीरा नामक हवाई अड्डा है। कप्तान ने सबसे पहले सांता मारिया एटीसी से संपर्क किया और उन्हें सूचित किया कि वे ईंधन की कमी के कारण उस हवाई अड्डे पर लैंड करने जा रहे हैं, लेकिन पायलट को अभी भी यकीन नहीं था कि वे उस हवाई अड्डे तक पहुंच पाएंगे या उन्हें महासागर में ही लैंड करना पड़ेगा। उस समय विमान में लगभग 7 टन ईंधन बचा हुआ था, जो कि करीब 7000 किलोग्राम था। हालांकि यह सुनने में काफी लगता है, लेकिन असल में यह एयरबस A330 की ईंधन क्षमता का केवल 6% था और वह भी तेजी से खत्म हो रहा था। लेकिन सवाल यह था कि पहली जगह पर ईंधन कम क्यों हो रहा था? क्या फिर से कोई सेंसर गलत रीडिंग दे रहा था या सच में ईंधन की कमी थी? ईंधन में कमी केवल एक स्थिति में हो सकती है, कहीं ना कहीं ईंधन लीक हो रहा होगा। यह जानने के लिए कप्तान ने फ्लाइट क्रू को निर्देश दिया कि वे विंग के पिछले किनारे की निगरानी करें। अगर कहीं ईंधन लीक हो रहा होगा तो वहां से जरूर संकेत मिलेगा, लेकिन अंधेरे के कारण क्रू को ऐसा कोई संकेत नहीं मिला। अब स्थिति यह थी कि हर 5 मिनट में 1 टन ईंधन खत्म हो रहा था। कप्तान को अब यह स्पष्ट हो चुका था कि कहीं से ईंधन लीक हो रहा है। उनके पास अब केवल 25 मिनट का ईंधन बचा था। इस दौरान तरसीरा हवाई अड्डे तक पहुंच पाना भी संभव नहीं था। इस बीच कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर लगातार मेंटेनेंस यूनिट और एटीसी से संपर्क में थे। मेंटेनेंस यूनिट ने कप्तान को विमान को 39,000 से 20,000 फीट तक उतारने का निर्देश दिया ताकि ईंधन लीक की पुष्टि हो सके, लेकिन कप्तान ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि अगर ईंधन लीक की पुष्टि हो भी जाती तो विमान को फिर से ऊंचाई पर ले जाना संभव नहीं होता। कम से कम अभी उनके पास 39,000 फीट पर ग्लाइड करने का विकल्प तो था। अगले कुछ ही मिनटों में सभी संदेह दूर हो गए जब विमान के दाहिने इंजन में आग लग गई। इसे देखकर विमान में घबराहट फैल गई और जो यात्री शांति से सो रहे थे उनके बीच भय के बादल छा गए। अब विमान में लगभग 4.5 टन ईंधन बचा था और केवल एक इंजन ही काम कर रहा था। केवल एक इंजन के साथ क्रूजिंग जारी रखना संभव नहीं था, इसलिए विमान की ऊंचाई धीरे धीरे कम होने लगी। दूसरी ओर तरसीरा हवाई अड्डे पर आपातकाल की घोषणा कर दी गई। दमकल ट्रक और आपातकालीन दल किसी भी प्रकार की स्थिति को संभालने के लिए तैयार हो गए। Don't use iStock. Use YouTube Audio Library only. विमान के पायलट ने आखिरकार ईंधन लीक की पुष्टि की। स्थिति गंभीर होती जा रही थी और तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता थी। अचानक दाहिने इंजन में आग लग गई। पायलट और क्रू ने तुरंत आपातकालीन प्रोटोकॉल का पालन करना शुरू किया, लेकिन समय बहुत कम था। विमान, जो अभी भी तरसीरा हवाई अड्डे से 240 किलोमीटर दूर था, में अब केवल 600 किलोग्राम ईंधन बचा था। इसी बीच जो डर था वही हुआ
क्योंकि बाएं इंजन में भी फुल थ्रस्ट पर चलते हुए आग लग गई और अब फ्लाइट 236 अटलांटिक महासागर के ऊपर बिना इंजन के ग्लाइड कर रही थी। यहां कप्तान का विमान को 20,000 फीट पर न उतारने का निर्णय बिल्कुल सही साबित हुआ। दोनों इंजनों के बंद हो जाने के कारण अब विमान के अंदर अंधेरा हो गया था, क्योंकि विमान की विद्युत प्रणाली भी इंजन से ही चलती है। सौभाग्यवश विमान की ऑटोमेटिक टरबाइन बाहर निकल आई, जो विमान की गति से हवा द्वारा पर्याप्त बिजली उत्पन्न करती है ताकि कॉकपिट के आवश्यक उपकरण चल सकें। अब तरसीरा हवाई अड्डा 120 किलोमीटर दूर था और विमान की ऊंचाई 30,000 फीट तक आ चुकी थी और कप्तान को इस दूरी को केवल ग्लाइडिंग के जरिए ही पार करना था। यात्री केबिन में अंधेरा और पिन ड्रॉप साइलेंस का माहौल बन गया था, जो एक तरह के भय का संकेत दे रहा था। इतनी शांति कि मानो कोई आपदा आने वाली हो। सबसे बुरी स्थिति यह थी कि अगर विमान हवाई अड्डे तक नहीं पहुंच पाया तो उसे महासागर में लैंड करना पड़ता। इसी कारण क्रू ने यात्रियों को संभावित वाटर लैंडिंग के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। महासागर में लैंडिंग हर तरीके से खतरनाक होती है, क्योंकि भले ही यात्री टक्कर से बच जाएं, वे पानी में डूब सकते हैं और अगर वे पानी में नहीं डूबे तो ठंडे पानी के कारण हाइपोथर्मिया से मर सकते हैं। अब सामान्य रूप से बिना इंजनों के किसी यात्री विमान को ग्लाइड करना बेहद मुश्किल होता है। सब कुछ विमान की पिच कंट्रोल पर निर्भर था, जिसे पायलट मैन्युअली कंट्रोल कर रहा था। विमान की ऊंचाई प्रति मिनट 2000 फीट की दर से घट रही थी, जिसका मतलब था कि अगले 15 मिनट में विमान या तो हवाई अड्डे पर पहुंचेगा या फिर महासागर में। जब विमान की दूरी तरसीरा हवाई अड्डे से 15 किलोमीटर थी, तब उसकी ऊंचाई 13,000 फीट थी और सामान्य रूप से इतनी दूरी पर ऊंचाई लगभग 3,000 फीट होनी चाहिए थी। अब अगर पायलट विमान को नोज डाइव कर ऊंचाई घटाता तो विमान की गति बहुत तेज हो जाती और इस स्थिति में क्रैश लैंडिंग की संभावना बहुत अधिक होती। इसलिए पायलट ने वहीं पर 360 डिग्री का टर्न लेने का निर्णय लिया। टर्न पूरा करने के बाद विमान की दूरी हवाई अड्डे से उतनी ही रही, जबकि ऊंचाई घटकर 5,000 फीट हो गई। यह ऊंचाई अभी भी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी इतनी नहीं थी कि एक और 360 डिग्री का टर्न लिया जा सके। इसलिए पायलट ने विमान की स्थिति को रनवे के साथ मिलाकर एस टर्न की एक श्रृंखला का प्रदर्शन किया। एस टर्न्स के कारण विमान की दूरी रनवे से बढ़ गई और उसे अपनी ऊंचाई कम करने का अधिक समय मिल गया। सामान्य परिस्थितियों में लैंडिंग के दौरान फ्लैप्स को बढ़ाया जाता है ताकि ड्रैग पैदा हो और इंजन का थ्रस्ट बढ़ाया जाता है, जिससे विमान की नोज ऊपर उठती है। लेकिन फ्लाइट 236 में इंजन का थ्रस्ट नहीं था, इसलिए यह लैंडिंग सामान्य लैंडिंग से बहुत अलग और बेहद खतरनाक थी। पायलट के पास विमान को लैंड कराने का केवल एक मौका था, या तो सफल हो या फिर विफल। अंततः विमान रनवे पर एक जोरदार झटके के साथ लैंड हुआ और 12 में से 8 टायर फट गए। विमान को रोकने में कुछ कठिनाई हुई, लेकिन आखिरकार वह फिसलते हुए रुक गया। जैसे ही विमान रुका, उसके लैंडिंग गियर में आग लग गई, जिसे तुरंत हवाई अड्डे के क्रू ने नियंत्रित कर लिया। फ्लाइट 236 एविएशन इतिहास का पहला और आखिरी यात्री विमान था, जिसने बिना इंजन के सबसे लंबे समय तक ग्लाइड करने का रिकॉर्ड बनाया था। जब दाहिने इंजन में ईंधन रिसाव के बारे में जांच की गई, तो पता चला कि टोरंटो में टेक ऑफ से पहले मेंटेनेंस क्रू ने इंजन का एक हिस्सा बदल दिया था, लेकिन वह हिस्सा दूसरे विमान का था। ढीली फिटिंग के कारण यह कंपन पैदा करता है, जिससे पास से गुजरने वाली ईंधन लाइन फट जाती है। इस घटना के बाद एयरबस ने एक नया सिस्टम लगाया, जो भविष्य में पायलटों को उड़ान के दौरान ईंधन रिसाव का पता लगाने की अनुमति देगा। 1 साल बाद कैप्टन रॉबर्ट पिचे और फर्स्ट ऑफिसर डर्क डेजागर को एयरबस AEG 330 पर डेडस्टिक लैंडिंग करने के लिए सुपीरियर एयरमैनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और शेयर भी किया जाएगा। आपकी सकारात्मक टिप्पणियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अगले शानदार वीडियो में मिलते हैं।